चेतना को प्रयोगशाला में नहीं, मानवीय अंतराल में खोजा जाए। भौतिक तथ्यों की जानकारी देना और पदार्थ की शक्ति का सुविधाजनक उपयोग सिखाना, विज्ञान का क्षेत्र इतना ही है। हर बात की एक सीमा होती है, विज्ञान की सीमा भी इतनी ही है। इस परिधि को किसी प्रकार कम महत्व का नहीं माना जा सकता। अन्य सभी प्राणी अपनी शारीरिक क्षमता से निर्वाह के साधन जुटाते रहने भर में सक्षम होते हैं, पर मनुष्य अगणित सुख सुविधाओं का उपयोग करता है। उसे विज्ञान की उपलब्धि ही कहनी चाहिए। अग्नि का जलाना और उसका उपयोग करना जिस दिन मनुष्य ने जाना, उस दिन उसने प्रगति के एक नए लोक में प्रवेश किया। शक्ति का बहुत बड़ा द्वार उसके लिए यहीं से खुला। नौकदार औजार, पहिया, कृषि, पशुपालन, आच्छादन जैसी वैज्ञानिक उपलब्धियों ने उसे नर वानर के वर्ग से निकालकर प्राणियों का मुकुटमणि ही बना दिया। चेतनात्मक प्रगति के अगले चरण उसके लिए भाषा और लिपि के अद्भुत आयाम प्रस्तुत करते हैं। इस वैज्ञानिक प्रगति क्रम में बढ़ते हुए आज हम अणुशक्ति और अंतर्ग्रही क्षेत्र में परिभ्रमण कर रहे हैं। प्रकृति के रहस्यों पर से एक के बाद एक परत उठाते चलने में जो सफलता मिल रही है, उसके लिए मानवीय प्रतिभा की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। बुद्धि, श्रम और साधनों के समन्वय से चल रही वैज्ञानिक प्रगति ने हमें असीम सुख साधन दिए हैं और भविष्य में इससे भी अधिक देने दिलाने का आश्वासन दिया है। इतने पर भी एक बात पूरी तरह समझ ली जानी चाहिए कि विज्ञान का क्षेत्र भौतिक है। उसका पूरा नाम भी भौतिक विज्ञान एवं पदार्थ विज्ञान ही है। अपने कार्य क्षेत्र में वह सफलता प्राप्त कर रहा है और करेगा। यहाँ एक बात की ही भूल हो जाती है कि चेतना का क्षेत्र भी विज्ञान ने अपनी परिधि में सम्मिलित करना आरंभ कर दिया है और चेतन को भी जड़ सिद्ध करने का दुस्साहस किया है। यह भूल है। चेतना पदार्थ नहीं है। उस पर पदार्थ स्तर के नियम सिद्धांत भी लागू नहीं होते। फिर उसे प्रयोगशाला में देखा भी नहीं जा सकता। ऐसे उपकरण बन सकने कठिन हैं जो आत्मा का स्वरूप समझने और उसे प्रयोजनों के लिए पदार्थ की तरह प्रयुक्त करने में सफल हो सके। शरीर और मस्तिष्क की हलचलों के बारे में विज्ञान ने बहुत कुछ कहा और बताया है, पर यह बताना उनके लिए संभव न हो सका कि इन दोनों संस्थानों के सही रहने पर भी मरण क्यों हो जाता है। चेतना न रहने पर शरीर और मस्तिष्क अपना काम करना क्यों बंद कर देते हैं। जिसके रहने से शरीर जीवित रहता और न रहने पर मर जाता है, उस चेतना की उत्पत्ति, प्रगति और स्थिरता के लिए क्या किया जा सकता है, इसके संबंध में कोई समाधान खोजा नहीं जा सका। पदार्थों के पीछे एक स्थिर नियम काम करता है। उसी के आधार पर भौतिक जगत की समस्त हलचलें चलती हैं। फिर चेतना पर एक नियम क्यों लागू नहीं होता? वृक्ष वनस्पतियों की तरह मनुष्यों की प्रकृति एक जैसी क्यों नहीं होती? शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों की प्रतिक्रिया होना समझ में आता है, पर भावनाएं क्या हैं? विशिष्ट आकांक्षाएं क्यों उत्पन्न होती हैं? मान अपमान क्या है? दया, धर्म की उत्पत्ति तथा त्याग, बलिदान की प्रवृत्ति का भौतिक आधार क्या हो सकता है? इस तथ्य तक पहुंचना विज्ञान के लिए संभव नहीं हो सका है और न भविष्य में भी वैसा हो सकने की संभावना है। भौतिक उपकरणों से भौतिक पदार्थों की स्थिति की ही खोज हो सकती है। चेतना के पर्यवेक्षण के लिए चेतनात्मक उपकरण चाहिए। यह उपकरण अंतःकरण के रूप में विद्यमान है।
चेतनात्मक प्रयोगों के अन्वेषण का यही क्षेत्र है। अंतःकरण और प्रयोगशाला को एक मानने या बनाने का प्रयत्न करना न बुद्धि संगत है और न व्यवहार सम्मत। वह विज्ञान के क्षेत्र से बाहर है। चेतना के नियम और भौतिक नियमों के बीच समानता तो पाई जाती है, पर उन्हें एक नहीं माना जा सकता। मानवीय विशिष्टताओं को पदार्थ से तो क्या, दूसरे प्राणियों तक से समतुल्य नहीं माना जा सकता है। क्षुद्र प्राणियों में यौन सदाचार नाम की कोई मर्यादा नहीं है। वे माता, पुत्री, भगिनी और पत्नी में कोई अंतर नहीं करते। मनुष्यों के पिछड़े वर्गों में भी इस संबंध में भेद बुद्धि पाई जाती है। शरीर के पूर्ण नग्न रखने में वनवासी मनुष्य भी संकोच करते हैं। नीति और परंपराओं की कितनी ही मान्यताएं उन लोगों में भी पाई जाती हैं जिन्हें सभ्यता से सर्वथा अपरिचित कहा जाता है। यह मानवीय अंतःकरण है जिसकी क्षमताएं, विशेषताएं असीम हैं। संभावनाओं पर विचार करते हैं तब तो आश्चर्य से चकित ही रह जाना पड़ता है। उच्च स्तर तक पहुंचे हुए मानवों की विशेषताएं उनके अंतःकरण की उत्कृष्टता पर ही निर्भर नहीं है। उस भावनात्मक विशिष्टता का कोई कारण एवं आधार प्रतीत नहीं हो सका है। चेतना के क्षेत्र में प्रवेश करने पर उसके अनाधिकारी प्रयास न केवल उपहासास्पद बनेंगे, वरन अनेकों ऐसी विकृतियां उत्पन्न करेंगे जिन्हें अनावश्यक एवं अवांछनीय ही माना जाएगा। विज्ञान ने चेतना का पृथक अस्तित्व प्रयोगशालाओं में परीक्षण करके प्रत्यक्ष नहीं पाया। इतने भर से उसके लिए यह कहना अनुचित था कि अस्तित्व ही नहीं है, अथवा उसके साथ अंतःकरण के रूप में जुड़े हुए धर्म की कोई सत्ता ही नहीं है। इस आतुर प्रतिपादन से अनास्था फैली और इन आदर्शों को क्षति पहुंची जिनके सहारे मानवीय प्रगति का क्रम आरंभ हुआ और अब तक बढ़ता चला आया है। ईश्वर, आत्मा, धर्म, कर्मफल, परमार्थ, संयम जैसी सभी उपयोगी मान्यताएं आस्तिकता के साथ जुड़ी हुई हैं। धार्मिकता एवं आध्यात्मिकता के सिद्धांत कट जाने पर उस स्वार्थांधता पर अंकुश न हो सकेगा जिसके दबाव में रहने के कारण अन्य प्राणी न पारस्परिक स्नेह, सहयोग का अभ्यास कर सके और न आत्मनिर्माण की दिशा में कुछ सोचने अथवा करने में ही समर्थ हो सके। विज्ञान यदि धर्म को काटता है तो तर्क की दृष्टि से उसकी विजय मान लेने पर भी एक नया संकट यह खड़ा हो जाएगा कि मानवीय गरिमा को बनाने और बढ़ाने वाली शालीनता से पूरी तरह हाथ धोना पड़ेगा। तब हम क्रमशः पीछे की ओर लौटना आरंभ करेंगे और प्रकृति पुत्र वानुष के अपने उद्गम केंद्र पर जा पहुंचेंगे। प्रगति जहां से आरंभ हुई थी, अगति हमें वहीं लौटाकर वापस पहुंचा देगी। प्रगति क्रम में मनुष्य को अन्य प्राणियों से जूझना और उन पर वर्चस्व स्थापित करना पड़ता है। अगति एवं दुर्गति की ओर लौटते समय हमें अपने ही वर्ग पर आक्रमण करना पड़ेगा। अन्य प्राणियों के पास मांस, दूध, श्रम के अतिरिक्त और कुछ बचा नहीं है, पर मनुष्य की तृष्णा इससे कहीं अधिक बढ़ गई है। मत्स्य न्याय के अनुसार बड़े छोटे का शोषण करते हैं, बड़े अपनों से छोटों को मारकर बनेंगे, फिर अंततः वे सबसे बड़े भी आपस में उसी नीति को अपनाकर परस्पर मर खपकर समाप्त होकर रहेंगे। यह आदिम काल से भी बुरी स्थिति होगी। आदिम मनुष्य मूर्ख था, उसकी दुष्टता भी थोड़े क्षेत्र में थोड़ी ही हानि पहुंचा सकती थी, पर आज बुद्धिमान और साधन संपन्न मनुष्य तो वापस लौटते लौटते भी सभ्यता और प्रगति का
सर्वनाश ही करता चलेगा। ऐसी ऐसी विभीषिकाएं उस प्रतिपादन के पीछे स्पष्ट झांकती देखी जा सकती हैं जो विज्ञान ने धर्म के अस्तित्व को अस्वीकार करने के रूप में आरंभ की है। भौतिक सुख सुविधा की दृष्टि से विज्ञान ने मनुष्य जाति को जो अनुदान प्रस्तुत किए हैं, अपनी मर्यादाओं का अतिक्रमण करके वह उस श्रेय को नष्ट ही कर देगा जो अब तक की उपलब्धियों के कारण उसने प्राप्त किया है। अनुपयुक्त अतिक्रमण के दुष्परिणाम सदा भयावह ही होते रहे हैं। विज्ञान ने यथार्थ की शोध करके अपनी प्रामाणिकता की छाप छोड़ी है। अतिक्रमण के कारण उसकी ख्याति और प्रतिष्ठा को तो आघात पहुंचेगा ही, उपयोगिता भी संदिग्ध बन जाएगी। विज्ञान का जन्म तो बहुत पहले हो चुका, किंतु विश्व इतिहास की लंबाई देखते हुए पिछली शताब्दियों से उसकी अति उत्साही प्रगति का समय बहुत थोड़ा सा ही गुजरा है। इन दिनों की उपलब्धियों को बाल विकास के समतुल्य ही माना जा सकता है। बच्चे रोज भूल करते और रोज संभलते हैं। यही इन दिनों वैज्ञानिक शोध प्रक्रिया के संबंध में भी चल रहा है। आज एक सिद्धांत बनता है, उसे मान्यता मिलती है, कल संदेह उत्पन्न होता है, परसों उसकी काट छांट शुरू होती है और अगले दिन उसे अप्रामाणिक ठहराकर अमान्य कर दिया जाता है। जो आज माना जा रहा है वह कल भी उसी रूप में स्वीकार किया जाएगा, इसका कोई विश्वास नहीं। सत्य की शोध के मार्ग पर प्रयत्न तो भरपूर होने चाहिए, पर साथ ही नम्र रहने और धैर्य रखने की भी आवश्यकता है। विशेषतया ऐसे प्रसंगों पर तो समझ सोचकर ही कुछ कहा जाना चाहिए जिनका व्यापक असर मानवीय नीति निष्ठा और समाज व्यवस्था पर पड़ता है। धर्म ऐसा ही विषय है। उसका सीधा संबंध मनुष्य की चरित्र निष्ठा और समाज निष्ठा से है। यदि इन आदर्शों को बनाए रहना है तो उन नींव के पत्थरों को खिसकना नहीं चाहिए जिन पर की स्थिरता और प्रगति का समूचा महल ही खड़ा हुआ है। पिछली शताब्दियों की वैज्ञानिक प्रगति की यो सराहना ही की जा सकती है, किंतु यह नहीं मान बैठना चाहिए कि पूर्णता की स्थिति आ गई और ऐसी स्थिति बन गई जिसके आधार पर चेतना के अस्तित्व और उसके चिंतन एवं कर्तृत्व में उत्कृष्टता का समावेश करने वाले धर्म को ही अब स्तविक एवं अनावश्यक ठहराया जाने लगे। विज्ञान को अपने बालकपन का ध्यान अधिक रखना और धर्म की अस्वीकृति जैसे प्रसंगों पर समझ सोचकर ही अपना मत व्यक्त करना चाहिए। प्रगति के नाम पर जो दुर्गति हुई है उसको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। यंत्र औजारों के उपकरण की बात अलग है, पर यदि किन्हीं ऐसे प्रयोगों के संबंध में बहुत ही सतर्कता बरतनी चाहिए जो आरंभ में तो बड़े लाभदायक प्रतीत होते हैं, पर परीक्षण के उपरांत हानिकारक सिद्ध होते हैं। ऐसे प्रयोगों में अतिवादी उतावली से वह अपेक्षित लाभ तो मिलता नहीं, उल्टे बेहिसाब हानि उठानी पड़ती है। अच्छा होता कि धैर्य रखा जाता, छोटे क्षेत्र में प्रयोग किया जाता और लाभ हानि का भली प्रकार लेखा जोखा लेने के उपरांत उसका व्यापक प्रयोग आरंभ किया जाता। अनेक क्षेत्रों में अत्युत्साह के कारण जो हानि उठानी पड़ी है, उसे यदि ध्यान में रखा जा सके तो चेतना के स्वतंत्र अस्तित्व और उसके अविच्छिन्न आधार धर्म को अस्वीकार करने में जो उतावली बरती जा रही है, उसे थोड़े लोगों पर प्रयोग करके और उसके निष्कर्ष देखकर व्यापक प्रतिपादन का कदम बढ़ाया जाए। आज विज्ञान अपनी अपरिपक्व भिन्न स्थिति को नजरअंदाज करे, अधूरी जानकारी के आधार पर धार्मिकता पर आक्रमण करता है
तो उसे अनुचित ही कहा जाएगा। विज्ञान की अधिकांश उपलब्धियां जड़ प्रकृति के क्षेत्र में हैं। पृथ्वी में पाए जाने वाले सभी कार्बनिक अर्थात ऑर्गेनिक और अकार्बनिक अर्थात इनऑर्गेनिक धातुओं, खनिजों, गैसों और इन सब के द्वारा बनने वाले यंत्रों, प्रकाश, विद्युत, ताप, चुंबक आदि से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां विज्ञान देता है। उसमें काम वासना की तरह का क्षणिक आकर्षण भी है, क्योंकि हम उससे कुछ शक्ति सुविधा पाते और प्रसन्नता अनुभव करते हैं। किंतु जब हम जीव विज्ञान की ओर चलते हैं तो पता चलता है कि यह जानकारियां नितांत एकांगी और भ्रमपूर्ण है। वह जीव चेतना के मूल उद्देश्य के बारे में कुछ नहीं बता पाती। उदाहरण के लिए जीवाणु अर्थात लिविंग ऑर्गेनिज्म को विज्ञान पूर्ण मानता है। चेतना सूक्ष्म से सूक्ष्म कण में भी विद्यमान है। यह एक महत्वपूर्ण जानकारी हुई, किंतु विज्ञान उसे शाश्वत नहीं मानता। जीवाणु के प्राकृतिक अंश के बारे में जीव विज्ञान की जानकारियां बहुत कुछ सत्य और उपयोगी होती हैं, किंतु जब यह पूछा जाता है कि इसमें रह रही चेतना का मूलभूत स्वरूप क्या है, तो विज्ञान चुप हो जाता है, जबकि अस्तित्व और मूल महत्व को वह स्वीकार भी करता है। जीव विज्ञान अधिक से अधिक यह कल्पना कर सका है कि चेतना प्राकृतिक पदार्थों की रासायनिक चेतना मात्र है। प्रोफेसर व्हाइट हेड स्वयं एक महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने विज्ञान के इस तर्क का खंडन करते हुए कहा, एक अमीबा प्रकृति का सबसे छोटा जीव, जिसमें साइटोप्लाज्मा ही उसका शरीर और एक नाभिक अर्थात न्यूक्लियस ही उसकी चेतना होती है। नाभिका के निकल जाते ही शेष भाग मृत हो जाता है, जबकि नाभिक पुनः एक स्वतंत्र अमीबा का रूप ले लेता है। इससे मालूम पड़ता है कि चेतना प्राकृतिक संरचना से स्वतंत्र है। वह स्वयं प्रकृति को उत्पन्न करने की सामर्थ्य रखता है। विज्ञान इस संबंध में पूर्णतया डांवाडोल है। यदि चेतना का स्वरूप रासायनिक होता तो प्रयोगशालाओं में अनेक प्रयोग करके कई तरह की रासायनिक शक्तियां पैदा करते, पर ऐसा अब तक संभव नहीं हो सका है। यदि हम जानवरों के अंगों की कार्यप्रणाली का ही भौतिक और रासायनिक अध्ययन करें, तब भी निष्कर्ष वहीं के वहीं रह जाते हैं। शरीर में इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, विज्ञान यह बता सकता है, किंतु विज्ञान यह नहीं बता पाता कि इच्छाएं क्यों उत्पन्न होती हैं। पशु भी अपनी इच्छाएं रोक नहीं पाते। मार खाते हैं तो भी खेतों में चोरी से घुसकर फसल खाने की अपनी इच्छा को रोक सकना उनके लिए भी असंभव ही होता है। रासायनिक परिवर्तनों के कारण इच्छाओं के स्वरूप परिवर्तनों के बारे में विज्ञान बता सकता है, पर परिवर्तनों के उद्देश्य के बारे में वह कुछ भी व्यक्त करने में असमर्थ ही रहा है। अपनी भौतिक परिधि में समर्थ होते हुए भी विज्ञान ने चेतना के संदर्भ में अपनी असमर्थता व्यक्त की है। चेतना का स्वरूप एवं विलक्षण सामर्थ्य अभी भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली, एक रहस्य बना हुआ है। उपकरणों के सहारे अब तक जितना जानने का प्रयत्न किया गया, उसी अनुपात में असफलता हाथ लगी है। इतने पर भी तथ्य अपने स्थान पर यथावत है कि चेतना की सामर्थ्य भौतिक शक्तियों की तुलना में कई गुनी अधिक है। उसके वास्तविक स्वरूप को जानने एवं शक्ति को कर्तलगत करने के लिए भौतिक धरातल से उठकर अध्यात्म विज्ञान का अवलंबन लेना होगा।